नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव हो गया, उसके नतीजे भी आ गए। अब अलग अलग पार्टियों में मंथन का दौर है, समीक्षा का दौर है। देखिए, समीक्षा का फ़ायदा तब होता है जब आप ईमानदारी से समीक्षा करें, सचमुच जानना चाहें कि आपकी परफॉर्मेंस का अच्छा है तो खराब है तो उसका कारण क्या है, और उससे सबक लेकर आगे की रणनीति उसके आधार पर बनाएं। अन्यथा इस समीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे 2014-2019 में भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नतीजे आने के बाद समीक्षा की। 2014 में ए के एंटनी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट को कभी न तो सार्वजनिक किया, न उस पर कोई काम होता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी एक लंबे समय तक ये ट्रेडिशन रहा है, परंपरा रही है कि हार के कारणों की बड़ी गहरी और बड़ी जो है बेदर्दी से समीक्षा होती थी। आज वो समय नहीं है। उसका कारण क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हुए हैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस खराब हुई है, गिरी है 2019 के मुकाबले या 2014 के भी मुकाबले, वहाँ अभी कोई समीक्षा का, मंथन का कार्यक्रम उस तरह से शुरू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश की 80 में से 78 सीटों पर टीमें भेजी गईं पता लगाने के लिए कि ये जो खराब प्रदर्शन हुआ उसका कारण क्या है। अब ये देखिए, मेरे पास जितनी जानकारी है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि ये एकदम लीपापोती की कोशिश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को लेकर चर्चा ज़्यादा थी, तो इसलिए आनन फानन में जो है ये फैसला लिया गया, और जो लोग अपराधी हैं उन्हीं को जज बना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। तो उस मंथन को करने या उस समीक्षा को करने न करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि करने का नुकसान ज़्यादा है। पता नहीं चलेगा आपको सही कारण, क्योंकि सही कारण को छुपाने के लिए ये समीक्षा हो रही है। जिस तरह की कमेटी बनी है, जिस तरह के लोग भेजे गए और जिस तरह की रिपोर्ट दी जानी है प्रदेश संगठन से, वो सब कुल मिलाकर जो है, जो इसके लिए दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश है। उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसका एक प्रयास है। लेकिन ऐसी भी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, एक आध राज्यों में ही प्रासंगिक हैं। वो उसी तरह से समीक्षा करती हैं जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। मैं बात आज सीपीएम की कर रहा हूँ। केरल में उनकी सरकार है, उनका मुख्यमंत्री है। वहाँ उसकी बुरी हार हुई है। पिछले चुनाव में भी 20 में से 19 सीटें हार गए थे, और इस चुनाव में भी 20 में से 18 सीटें हार गए। एक सीट बीजेपी को मिली है। 2019 में एक सीट सीपीएम को मिली थी। तो अब इस तरह से देखें तो मतलब, हालांकि ये कहना सही नहीं होगा, सही आकलन नहीं होगा कि बीजेपी या सीपीएम बराबर आ गए हैं, लेकिन लोकसभा सदस्यों की दृष्टि से देखें तो बराबरी पर आ गए। अब आप समझिए कि सीपीएम की समीक्षा में क्या देखा गया होगा। वहाँ अपने मुख्यमंत्री को, अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के कैडर को बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई। बड़ी ईमानदारी से, बेबाकी से समीक्षा हुई, और जो समीक्षा के बिंदु निकले उनमें उनके लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी से उभर रही है। सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन क्षेत्रों में जो सीपीएम का ट्रेडिशनल गढ़ हुआ करता था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट शिफ्ट हो रहे हैं। ये उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। केरल में लोकसभा चुनाव में 11 ऐसी असेंबली सीट्स हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 रही है, और 8 ऐसी सीट्स हैं जिन पर नंबर 2 रही है। ये सीपीएम के लिए बहुत चिंता की बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं, उसका जो वोट बढ़ा है, उसने सीपीएम और कांग्रेस यानी यूडीएफ दोनों से वोट लिया है। लेकिन सीपीएम को चिंता बीजेपी के उभार से ज़्यादा है। उसके कारण भी बताए गए हैं, अपनी कमज़ोरी भी बताई गई। असली बात यह है, कहा गया कि पंचायत से स्थानीय निकाय तक जो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो एक बड़ा कारण है इस परफॉर्मेंस का। उसके अलावा
नीचे से ऊपर तक पूरे कैडर की नेताओं की लापरवाही दूसरा कारण है। जो नुकसान हो रहा था पार्टी को, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, इसका तीसरा कारण है। चौथा कारण उन्होंने बताया जिस पर उनको चिंता है, जिसके लिए वो पिछले 5 साल से कहें या बल्कि जब से उनकी सरकार बनी है 2021 में इतिहास बनाया था पिनराई विजयन ने, जब वो लगातार दूसरी बार चुनकर आए थे। वरना केरल में 5 साल एलडीएफ की सरकार, 5 साल यूडीएफ की सरकार, ये परंपरा पिछले लगभग 3 दशक से बनी हुई थी। उसको तोड़ा, उस ट्रेंड को तोड़ा पिनराई विजयन ने। लेकिन आज उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। ये पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने माना है कि भ्रष्टाचार पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा कारण उन्होंने जो बताया, वो पिछले 5-7 सालों से कोशिश कर रहे हैं लगातार माइनॉरिटीज़, खास तौर से मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए। इसी के लिए उन्होंने सीएए का इतना जो है जोरदार विरोध किया। इसीलिए जो है उन्होंने इजराइल का विरोध किया, हमास का समर्थन किया, और जो भी संभव हो सकता था, एसडीपीआई की बात हो या दूसरे ऐसे संगठन जो इस्लामिक आतंकवाद में लिप्त हैं, उनके बचाव में उतरे। इस सब के बावजूद मुस्लिम वोट सीपीएम को, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को नहीं मिला। वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिला। उसका भी कारण बताया है समीक्षा रिपोर्ट में। कहा गया है कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने वाली एकमात्र पार्टी मानता है। वो सीपीएम की राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देखता। इसलिए उसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया, यूडीएफ का साथ दिया केरल में, सीपीएम यानी एलडीएफ का साथ नहीं दिया। इसके अलावा जो चिंता की बात है सीपीएम के लिए, वो ये है कि क्रिश्चियन वोट खिसक रहा है। क्रिश्चियन वोट वैसे तो ट्रेडिशनली जो है ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को जाता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जाए तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पहले से जाता रहा है। क्रिश्चियन वोट बीजेपी की तरफ खिसक रहा है। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा हुआ है नहीं, लेकिन वो उदाहरण के रूप में त्रिशूर की सीट का उदाहरण देते हैं, जहाँ सुरेश गोपी जहाँ से लड़ रहे थे, वहाँ चर्च ने सुरेश गोपी का समर्थन किया। क्रिश्चियन वोट वहाँ पर बीजेपी को मिले, सुरेश गोपी जीत गए। भाजपा का पहली बार कोई सांसद केरल से बना है, और सुरेश गोपी अब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। तो उनका प्रभाव आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। सीपीएम का जो असेसमेंट है, उनका कहना है कि चर्च में जो एंटी मुस्लिम फीलिंग आ रही है, इसकी शुरुआत लव जिहाद के मामले से हुई। ये लव जिहाद का जिक्र नहीं है उसमें। लव जिहाद के मुद्दे पर चर्च और भाजपा एक ही साथ खड़े नजर आते हैं। दोनों उससे पीड़ित हैं और दोनों को लगता है कि अगर साथ मिले तो रास्ता निकल सकता है। हालांकि क्रिश्चियन समुदाय अभी तक भाजपा के साथ उतनी बड़ी मात्रा में नहीं आया है जितनी भाजपा को अपेक्षा थी। वो अब भी कांग्रेस के साथ ज़्यादा है, लेकिन भाजपा ने कोशिश छोड़ी नहीं है। उसका असर दिखने लगा है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा, सीपीएम को चिंता इस बात की है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदुत्व की राजनीति केरल में कर रहे हैं, उसका असर पड़ना शुरू हो गया, उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया। और सीपीएम के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सीपीएम में बहुत से लोगों को शायद इसका अंदाज़ा ना हो, केरल में सीपीएम हिंदू पार्टी के रूप में जानी जाती है। हिंदुओं के वोट का अच्छा खासा हिस्सा सीपीएम को मिलता है। अगर हिंदू वोट खिसका, जो पिछले चुनाव में भी नहीं खिसका था, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, तो वो सीपीएम के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। दूसरा, उनका मानना है एसएनडीपी ने, जो एजवा समुदाय है, जो पिछड़ी जाति का समाज है, उसको भाजपा से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। और ये समाज ट्रेडिशनली सीपीएम का वोटर रहा है।
उसके मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद इसी समाज से आते थे। उसकी बड़ी नेता गौरी अम्मा जो कहलाती थी वो भी इसी समाज से आती थी। तो ये ट्रेडिशनली जो गढ़ रहा है, जो बड़ा शक्ति का संबल रहा है सीपीएम के लिए, उस सामाजिक समूह में इस तरह का बिखराव, इस तरह की टूटन और उसका भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना, ये सीपीएम के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की अगर ये समीक्षा रिपोर्ट आप देखें तो आप इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दे दी है, अपना हस्तक्षेप दिखा दिया है। 2026 का विधानसभा चुनाव ऐसा लगता है, जो अभी परिस्थिति है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको और बेहतर करने की कोशिश की, जो कि करेगी ही, तो 2026 का विधानसभा चुनाव केरल का ट्रायंगुलर फाइट होगी। वो सीधे यूडीएफ बनाम एलडीएफ नहीं होगा। सीपीएम के लिए ये ज़्यादा चिंता की बात है और ये चिंता की बात होगा कांग्रेस पार्टी के लिए भी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई समीक्षा हुई है, उसकी कोई रिपोर्ट आई है, ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। लेकिन केरल में भाजपा का विस्तार ये दोनों गठबंधनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला है। और दक्षिण में जो लग रहा था कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद दक्षिण का तीसरा द्वार जो खुलेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो तमिलनाडु का होगा। आज की परिस्थिति में लग रहा है कि वो केरल हो सकता है। केरल, जहां भाजपा को कोई उम्मीद नहीं थी, कोई नहीं मान रहा था कि केरल में भाजपा का खाता भी खुल सकता है, क्योंकि इतिहास, अतीत यही बताता है, आज तक भाजपा को कभी कोई सफलता नहीं मिली। सिर्फ एक बार एक विधानसभा की सीट, वो राजगोपाल जीते थे। उसके अलावा भाजपा कभी न तो विधानसभा की सीट जीती, न कभी लोकसभा की सीट जीती। इस बार पहली बार लोकसभा की सीट जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से लोकसभा में भले ही 240 रह गई हों, लेकिन इस चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को पैन इंडिया पार्टी बना दिया है। दक्षिण में उसका दखल, दक्षिण में उसका विस्तार, दक्षिण में उसका उभार, उसकी कहानी शुरू हो चुकी है और ये आने वाले दिनों में और आगे बढ़ने वाली है। तमिलनाडु में भी जो द्रविड़ राजनीति है उसका विकल्प लोग तलाश रहे हैं और उस विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। कांग्रेस पार्टी पहले ही सरेंडर कर चुकी है, वो डीएमके के साथ है। डीएमके की बैसाखी के साथ जो उसको मिल जाता है उस पर संतुष्ट है। तो कांग्रेस के रिवाइवल का तमिलनाडु में अभी कोई स्कोप दिखाई नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उभार का रास्ता दिखाई देता है। और अच्छी बात यह है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय नेतृत्व है, जो लोकप्रिय भी है, जो प्रभावी भी है, के अन्नामलाई के रूप में। तो आने वाला समय यानी अगले 5 साल आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भाजपा का भौगोलिक और सामाजिक दोनों विस्तार होता हुआ दिखेगा। तो ये निराशा का जो माहौल है 240 सीटें आने के कारण भाजपा में, उसमें ये आशा की किरण नजर आती है कि अगर कहीं कम हुए हैं तो नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए द्वार खुल रहे हैं। अब उसको भाजपा कितना आगे बढ़ा पाती है, कितनी ताकत लगाती है। अगर वो जिस तरह से पार्टी अभी चल रही है पिछले कुछ सालों से, उसी तरह से चलेगी तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर वो मंथन करेगी, अंदर झांकने की कोशिश करेगी, जो कमज़ोरियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेगी, कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा जो पार्टी के बारे में सोचे, अपने करियर के बारे में न सोचे, तब कुछ बदलाव आएगा। ये होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।